नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। आज सुबह से ही बाजार के अंदर जिस खबर ने बिल्कुल माहौल बनाया हुआ है और वो खबर है रिलायंस के अंदर होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम की बातचीत। एजीएम से इतनी अपेक्षाएं क्यों हैं? क्योंकि वर्ष 2019 में रिलायंस ने यह घोषणा की थी, यानी कि मुकेश अंबानी ने यह घोषणा की थी कि वो आने वाले 5 साल में जियो का आईपीओ ला सकते हैं। 19 के बाद आज आप 25 में है, 6वें साल में है। आईपीओ की सूचना की कयास लगाए जा रहे हैं और रिलायंस ने उस जियो से बनाए हुए जितने भी अपने बाई प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं बढ़िया इन्वेस्टमेंट के साथ, चाहे फिर वो ब्लैक रॉक हो या हॉटस्टार, कहीं ना कहीं बढ़िया से सेट कर रखा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जिस जियो ने पूरे बाजार के अंदर अपने आप में केस स्टडी तैयार कर दी थी, अगर उसका आईपीओ आता है, जिसकी अपेक्षा आज ही के दिन है, तो वो देश के लिए कितना बड़ा आईपीओ होगा। और चूंकि बहुत बड़ी अपेक्षाएं उसके साथ जुड़ी हैं, ऐसे में आप और मैं, जो तमाम मार्केट के अंदर लोग हैं, वो इस आईपीओ में कैसे कैसे अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाना चाहेंगे। मतलब अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, मेरे जैसे लोग जो आपको नॉलेज देने के लिए बैठे हैं कि आपको अवेयरनेस दें कि चल क्या रहा है, तो उसमें हम आपको क्या सुविधा सहायता कर पाएंगे, सारी जानकारी आज के इस सेशन में हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो साथियों, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि फिलहाल मुकेश अंबानी के नेतृत्व में चल रही है, पिछले समय से काफी ज्यादा ट्रंप के चलते इनको हम चर्चा में ले रहे थे, क्योंकि ट्रंप बार बार कह रहे थे कि अंबानी ही है जो सबसे ज्यादा हमारी वजह से फायदे में है, तेल की वजह से। लेकिन वो असल मायने में एक और करेंसी पा गए हैं, जैसे डेटा कहते हैं, और वो करेंसी इन्होंने जियो से पाई। जियो में मुफ्त का डेटा बांटकर डेटागिरी करने वाले मुकेश अंबानी ने अब इस जियो के लिए आईपीओ लाने की सोची है। और अगर ऐसा होता है तो कहा जा रहा है कि भारतीय इतिहास में यह सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। रिलायंस जियो और एनएसई का आईपीओ इस साल संभवतः अगर अनाउंस होते हैं तो ये बहुत बड़े आईपीओ कंसीडर किए जाएंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ के बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, और ये वाकई मतलब लगभग वैल्यूएशन निकाली जा रही है $60 बिलियन के आसपास। ये मार्केट के अंदर चल रही बातें हैं, मैं उनकी सत्यता को आपके सामने डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू बता रहा हूं। मुद्दा यह है कि देश में इस समय दो सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड जिन्हें कहा जाए, एनएसई और जियो जो है, उनके आईपीओ के आने के इंतजार है। तो ऐसे में आईपीओ क्या है, कैसे आता है, इसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सब जानेंगे। लेकिन आज जो सुर्खी सबसे बड़ी है वो ये कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का आज जो एजीएम होने जा रहा है, ये इस बात की घोषणा का गवाह बन सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, इसे इस तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि रिलायंस के अंदर रिलायंस जियो इन्फोकॉम जो है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखते हुए आगे बढ़ रहा है। अब कहानी क्या है मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूं, रिलायंस के बारे में बताता हूं, जियो के बारे में बताता हूं, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब जब बात होती है एजीएम की तो पहले रिलायंस के एजीएम की बात कर लेते हैं। धीरूभाई अंबानी, इतिहास को हम रिवाइज कर देंगे जियो से पहले भी, लेकिन हल्का ब्रीफ पहले दे देता हूं, तब जाके आपको रिलायंस की कहानी में लेकर चलूंगा। धीरूभाई अंबानी ना 1977 में पहली बार एजीएम किए थे, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें उन्होंने अपने निवेशकों को बुलाया था। अब आप पूछेंगे निवेशक कहां से आ गए 1977 में? सोचिए, उस समय वो आईपीओ ले आए थे, उस समय उनका आईपीओ आया था, तो आईपीओ में जो लोग पार्टिसिपेट किए थे या फिर जिन्होंने स्टॉक परचेज किए थे, उनको बुलाकर एजीएम बुलाई गई थी 1977 में। ठीक है, और उस दिन से लेकर आज तक लगातार एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग चलती आ रही है। तो एक बात तो यह समझ में आता है कि ये एजीएम जो है ये निवेशकों की बैठक है जिन्होंने स्टॉक परचेज कर रखे हैं। आप कहेंगे कि अगर मेरे पास स्टॉक है तो क्या मैं भी उस एजीएम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता हूं? तो वो पब्लिक में जानकारी आती ही इसलिए है ताकि स्टॉक होल्डर्स को भी ये जानकारी लग जाए। उनमें से कुछ बड़े स्टॉक होल्डर्स जो हैं वो जाकर मीटिंग में बैठते भी होंगे, क्योंकि उनके लिए वो समय और जानकारी ज्यादा महत्वपूर्ण उस समय के हिसाब से होती है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा अपने निवेशकों को जानकारी देने के लिए इस तरह की एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती रही है, और इन मीटिंग्स में ये अपने भविष्य के विजन डिक्लेयर करते हैं कि भविष्य में कुछ ऐसा करने वाले हैं। अर्थात जब जियो का अनाउंसमेंट हुआ था या जियो के प्लान्स का अनाउंसमेंट हुआ था या जियो को प्रॉफिटेबल कैसे बनाएंगे, ये सब बातें एजीएम में ही अनाउंस हुई थी पुराने समय पर। 2013, 14, 15, 16 का अगर आप एजीएम उठाकर देखेंगे तो जियो कैसे आएगा, जियो का मकसद क्या होगा, फिर इसके अंदर प्राइम ऑप्शन कैसे आएगा, प्राइम के बाद में हम एनुअल सब्सक्रिप्शन मॉडल पे कैसे जाएंगे, हम लोग इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, जियो के डेटा से जियो के ऐप पर हम किस तरह का एंगेजमेंट लाएंगे, वो सारी बातें एजीएम के अंदर बताई जाती रही हैं। आज जब एजीएम होगा तो इसी जियो के अंदर, क्योंकि आज 48वां इनका एजीएम है, आप सोचिए 1977 से चलते हुए 2025 में आप है 48वां एजीएम इनका हो रहा है, और इस 48वें एजीएम के अंदर 2019 के अंदर जो एजीएम में अनाउंसमेंट हुआ था उसी के फॉलोअप में अपेक्षाएं हैं कि आज इसके अंदर आईपीओ की घोषणा की जा सकती है। तो किसके आईपीओ की? जियो की। जियो ज्यादा पुराना नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के वन ऑफ द प्रोडक्ट्स में से है। रिलायंस धीरूभाई अंबानी का था, जिनका मतलब 3 दशक के अंदर जो टर्नओवर 65,000 करोड़ तक पहुंच गया था। उनके दो बेटे थे, मुकेश और अनिल अंबानी, वाइफ का नाम कोकिलाबेन। जब धीरूभाई अंबानी नहीं रहे वर्ष 2002 के अंदर, तो इनकी संपत्ति को दोनों बेटों में बांटने के लिए विवाद हुआ, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। इनकी स्टोरी कई बार पहले भी डिस्कस हो चुकी है। तो दोनों ने धंधे को इस तरह से बांटा कि मुकेश और अनिल अंबानी के बीच में इस तरह से बांटा गया कि जो धीरूभाई का बनाया हुआ साम्राज्य है वो अलग अलग तरीके, जैसे मुकेश को कहा गया कि वो ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल का काम संभालेंगे, और अनिल के हिस्से में टेलीकॉम, फाइनेंस और एनर्जी यूनिट्स को रखा गया, क्योंकि उस समय प्रॉफिटेबल वही था। रिलायंस का उस समय फोन भी आया करता था। ठीक है, हालांकि कहते हैं कि अनिल को जो काम दिया गया था टेलीकॉम का, उसके पीछे ब्रेन जो था वो मुकेश का ही था पूरे
टाइम पर कि वो ही उन्होंने ही डेवलप अपने टेलीकॉम सेक्टर को किया था। दोनों के बीच में काम का बंटवारा हुआ, डिस्कशन हुआ कि दोनों एक दूसरे के काम में आगे से पैर नहीं डालेंगे। टाइम डिसाइड हुआ, कूलिंग ऑफ पीरियड डिसाइड हुआ कि इतने साल तक हम लोग अपने अपने काम से अलग रहेंगे। 2008 में जब मंदी आई तो उससे अनिल अंबानी को काफी नुकसान हुआ, लेकिन मुकेश अंबानी का कारोबार चमकना शुरू हो गया। जो शर्त थी इन दोनों के बीच में कि दोनों एक दूसरे के कारोबार में नहीं घुसेंगे, वो 2010 में खत्म हो गई। 2010 के बाद में मुकेश अंबानी ने तुरंत इस बात को समझाते हुए कि हाँ भाई, अब हम लोग टेलीकॉम में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि टेलीकॉम असल में दिमाग की जो उपज थी वो मुकेश अंबानी की थी। तो उन्होंने टेलीकॉम में एंट्री करने का फैसला किया 2010 के अंदर, और वो इस सेक्टर के अंदर एंट्री की, जिसी के कारण जियो मार्केट के अंदर निकल के आया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 4800 करोड़ रुपए के अंदर इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड की 95% हिस्सेदारी खरीद ली थी वर्ष 2010 के अंदर। इसी आईबीएसएल भारत की पहली और इकलौती कंपनी थी जिसने देश के सभी 22 जोन में 4G ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम को फैला दिया था। इसी का नाम बाद में बदलकर रिलायंस जियो रखा गया। यानी कि 2010 में एक पौधा लगा था। आप सोचकर देखिए, आज 15वां साल है उस घटना को घटित हुए। 15 साल पहले एक घटना घटी जिसमें एक कंपनी बनी, कंपनी ने अपने द्वारा पूरा 4G स्पेक्ट्रम फैलाया, उसी आईबीएसएल के नाम से रिलायंस जियो बना। दिसंबर 2013 में जियो ने 4G सर्विस के लिए भारतीय एयरटेल से समझौता किया। जियो एयरटेल की अंडर सी केबल कैपेसिटी, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, वायरलेस टावर और इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस का इस्तेमाल करती थी। इसी साल जियो ने अनिल अंबानी की जो रिलायंस कम्युनिकेशन है उसके साथ मिलकर देश भर में 4G स्पेक्ट्रम फैलाने के लिए एक समझौता किया। दिसंबर 2015 में रिलायंस जियो ने अपनी 4G सर्विस के बारे में लोगों को बताया कि हम लोग कुछ ऐसा शुरू कर रहे हैं। शुरुआत में ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो कर्मचारी थे उनके लिए ही रखा गया था, और इस जानकारी को, जिसकी तैयारी 2010 से चल रही थी, 2015 तक एक तरह से बाजार से गुप्त रखा। सारे समझौते पीछे पीछे कर लिए गए, सब कुछ हो गया, जनता तक ये जानकारी नहीं थी। एक तरीके से 2015 तक पहुंचते पहुंचते ये इनके कर्मचारियों के लिए, एम्प्लॉइज के लिए थी। और फिर इसका कमर्शियल प्लान इन्होंने अपनी एजीएम के थ्रू अनाउंस किया, जिसे डिजिटल रेवोल्यूशन नाम दिया गया, जिसमें इन्होंने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि हमने सारे ट्रायल्स पूरे कर लिए हैं और अब इसके लिए हमें कुछ भी बिना पैसे लिए जनता को अब इसको ये फ्री में देना है। तो मुकेश अंबानी ने अपनी तरफ से जियो को वेलकम ऑफर के तहत लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया। 5 सितंबर 2016 को जियो ने इसी एजीएम के तहत 4G सर्विस को पूरे देश के अंदर शुरू कर दिया। शुरुआत में सभी को जियो सिम फ्री में दी गई और 4 GB डेटा रोजाना 3 महीने तक के लिए फ्री में उपलब्ध कराया गया। साथ में फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 मैसेज रोजाना करने की सुविधा दी गई। तो अब यहां से वो दौर शुरू हुआ 2016 में, जब रिलायंस ने पूरी तरह से बाजार को अपनी प्रेडेटरी प्राइसिंग से, यानी कि इस तरह की प्राइसिंग कर दो कि कोई इसमें टिक ना पाए, उन्होंने इस तरह की प्राइसिंग से बाजार को एक तरफा कर दिया। लोग एक्स्ट्रा सिम लगाने शुरू कर दिए, मोबाइल के अंदर एडिशनल सिम डालना शुरू कर दिए। जिनके पास एक फोन थे वो दूसरे फोन को लेकर के आए कि चलो फ्री का इंटरनेट यूज कर लेंगे। ये वो दौर था जिस समय डेटा लगभग 325 रुपए का 1 GB आया करता था। 200, 250, 325 तमाम तरह के प्लान्स थे, और उस समय आपको रोजाना कोई 4 GB डेटा दे दे तो करोगे क्या इतने डेटा का। रिलायंस ने इसका भी तोड़ निकाला। उन्होंने आपको ये ना केवल फ्री में सिम दी, बल्कि अब डेटा को कंज्यूम कहां कराया जाए उसकी भी व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी। इन्होंने आप लोगों को अनलिमिटेड वीडियो कॉल करने की, अनलिमिटेड ऐप एक्सेस करने की सारी सुविधाएं अपने ऐप के थ्रू देना शुरू किया। जियो का एक मास्टर ऐप सा निकल कर आया जिसमें मूवीज थी, जिसमें कि चैटिंग्स थी, मैसेजेस थे, ड्राइव था, वीडियो कॉलिंग थी, तमाम फैसिलिटी इन्होंने अपने ऐप के थ्रू देना शुरू किया। मतलब आपके पास डेटा है तो जाइए आप मूवी देखिए। तो जियो सिनेमा जैसा इन्होंने एक ऑप्शन आपको दे दिया, जो बाद में चल के हॉटस्टार के साथ जुड़ गया। मतलब आप सोचकर देखिए कि इन्होंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्हें समझ में आ गया था फ्री में ही सही, लेकिन आएंगे तो लोग ना इसको यूज करने के लिए, और रिलायंस के अंदर फ्री में बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। शुरुआती 3 महीने में ये लगभग फ्री में उपलब्ध रहा। जिस समय बाजार के अंदर ये फ्री में थे उस समय बाजार में एक GB 125 रुपए में उपलब्ध हो रहा था। रिलायंस का बाजार धीरे धीरे ग्रो करता जा रहा था। टेलीकॉम स्टॉक जियो के अंदर धीरे धीरे चढ़ रहे थे। हालांकि इनके इन्वेस्टमेंट के कारण खर्चे भी बढ़ रहे थे, लेकिन अपने सितंबर में लाए इस प्लान से जब लोग डरे हुए थे कि ये अब जल्दी बंद हो जाएगा, एक हैप्पी न्यू ईयर ऑफर लेकर आते हैं 2017 में, और अगले 3 महीने के लिए फिर से इसे एक्सटेंड कर देते हैं। अर्थात जिन लोगों ने शुरुआत में जियो का सिम नहीं लिया था, अब वो न्यू ईयर पर सिम लेने के लिए मजबूर हो गए कि चलो कोई बात नहीं, 6 महीने के लिए इंटरनेट अगर बचता है तो कम से कम 1800 रुपए तो बचेंगे ही बचेंगे। ये सोच करके लोग इनकी सिम के अंदर एंट्री कर गए। इस तरह से इन्होंने हैप्पी न्यू ईयर ऑफर लॉन्च कर दिया। अब लोगों को सबसे बड़ा जो टेंशन था वो ये कि जिस दिन ये बंद करेंगे बहुत महंगा प्लान लेकर आएंगे। जियो अपने प्लान को बढ़ाता चला गया, और बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने प्राइम ऑफर निकाला। और वो प्राइम ऑफर कहा कि अगर आप इस सारी फैसिलिटी को अनलिमिटेड यूज करना चाहते हैं तो 12 महीने के लिए बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर आप जियो प्राइम ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 99 रुपीस के अराउंड इन्होंने जियो प्राइम सुविधा यूज करी, जिसमें कहा गया कि आप 31 मार्च से पहले अगर ये लेते हैं तो एक ही बार में आपको जियो प्राइम की सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। और अगर मंथली आप 303 रुपए अगर लेते हैं तो उसमें वॉइस, डेटा, SMS, ऐप सभी प्रकार की सुविधाएं आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। एक टाइम पर 99 रुपीस, और रिचार्ज अगर 303 का करा लिया तो अनलिमिटेड सर्विस मिलना शुरू हो जाएंगी, जिसमें इन्होंने तमाम प्रकार की सुविधाएं, इतना एप्लीकेशन, इतना अनलिमिटेड डेटा, सब चीजें इन्होंने ओपनली ओपन कर दी। इससे मार्केट के
अंदर इनका भी नुकसान हुआ, लेकिन पैरेलली और जो कंपनियां एग्जिस्ट करती थी उनका भी नुकसान हुआ। परिणाम ये निकला कि रिलायंस जियो के जो यूजर्स थे उनकी संख्या बढ़ना शुरू हुई। 25 मिलियन रिलायंस जियो यूजर्स की संख्या ने प्राइम सब्सक्रिप्शन ले लिया था। अब इस प्राइम सब्सक्रिप्शन से बड़ी दिक्कत थी कि इन्हें कैसे अब मंथली प्लान तक लाया जाए। इसी बीच में रिलायंस ने अपने एक एजीएम में अनाउंसमेंट किया कि हम 1500 रुपए में फोन लेकर आ रहे हैं और उसके साथ 4G सपोर्ट भी उपलब्ध करा दिया। जबरदस्त तरीके से इन्होंने अपने फोन बेचने शुरू किए। रिलायंस ने 1500 रुपए में बहुत सारी सुविधाओं के साथ अपना फोन निकाला, जो कि 5 करोड़ नंबर में बिका। मतलब 5 करोड़ फोन इनके मात्र 2 साल के अंदर बिक गए। रिलायंस ने इसी तरह से आगे बढ़ते हुए पूरे 1 साल बीतने के बाद वर्ष 2018 में अपनी प्राइम मेंबरशिप को खत्म कर दिया और उसके बाद नए ऑफर्स के साथ बाजार में एंट्री की। ये वो टाइम था जिस समय इन्होंने 1.5 GB और 2 GB डेटा का प्लान लोगों के सामने रखा और अपनी तरफ से इन्होंने बताया कि कितने रुपए पर मंथ तो मिनिमम आपको देने ही होंगे। तो सोचिए, 2016 में फ्री का जो स्वाद चखाया वो 2018 में मंथली कन्वर्ट होता चला गया। 41वीं सालाना जो जनरल मीटिंग थी, इसमें फिर इन्होंने अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च कर दी, जिसमें जियो गीगा फाइबर नाम दिया गया और साथ ही इन्होंने एक और फोन लॉन्च कर दिया। कुल मिलाकर के बहुत ही क्रमागत तरीके से ये यूजर एक्विजिशन करते जा रहे थे और अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाए जा रहे थे। अपने फाइबर को इन्होंने एक्सटेंसिवली यूज किया। परिणाम क्या निकला? 1 GB डेटा कीमत जो पहले 200 रुपए हुआ करती थी, बाद में वो 5 रुपए प्रति रह गई। मजेदार था कि टेलीकॉम कंपनियां जियो से पहले 12 थी, बाद में मात्र 5 रह गई। बड़ी सारी भीड़ जो बाजार के अंदर थी टेलीकॉम कंपनीज की, वो बाद में गिनती की 3-4 कंपनियों तक सीमित रह गई। धीरे धीरे मार्केट कैप जियो का बढ़ने लगा। जियो की वजह से मुकेश अंबानी की नेटवर्थ पहुंचते पहुंचते 80 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गई। रिलायंस जियो का भी रेवेन्यू धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। 1197 बिलियन इंडियन रुपीस में रिलायंस जियो का 2023 का रेवेन्यू पहुंच जाता है। धीरे धीरे अब रिलायंस फोकस करती है कि हम इसमें से प्रॉफिट कैसे बनाएं, और इसी के लिए 2025 की यह खबर बहुत काम की निकल कर आती है, जब इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 7110 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट किया। इस तरह का जो रेवेन्यू था, इसमें उम्मीदें थी कि जब कंपनी प्रॉफिट की तरफ चल ही दी है, इसने तमाम प्रकार के काम कर दिए हैं, तो ऐसे में डेटा इनके पास है, प्रॉफिट इनके पास है, तो अब लोगों को साझा करके इसका आईपीओ लाने की बारी थी। आप सोचिए कि मतलब 821 मिलियन इंटरनेट यूजर जितने भी हैं भारत के अंदर, वो इस समय जियो यूज कर रहे हैं। ये मतलब एक अलग तरह का डेटा बाजार के अंदर आना शुरू हुआ। रिलायंस जियो ने अपने द्वारा तमाम प्रकार के वो एप्स यूज उपलब्ध करवाए जिन्हें लोग अपने लिए यूज करने के लिए बाध्य हो गए। एडिक्टिव तरीके से उपयोग कराया गया। एक तरीके से यह समझिए कि इन जियो के ऐप का एडिक्शन ही था जिसने डेटा कंजप्शन को कंपलसरी कर दिया। उससे पहले तक लोग जानते ही नहीं थे कि इस डेटा का करना क्या है। ज्यादा से ज्यादा लोग यूट्यूब देख लेते थे या व्हाट्सएप यूज करते थे, लेकिन इन्होंने ऐप की भरमार लगा दी और उस भरमार से देश के अंदर तमाम प्रकार की इंटरनेट सेवाएं, चाहे फिर वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जो बात हो या फिर वो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात हो, उन्हें बहुत बूस्ट मिला। आज जहां आप एक तरफ फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पर भारत का भीम यूपीआई सुनते हो, या ओटीटी प्लेटफॉर्म के नाम पर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन जैसे ब्रांड्स को बनता देखते हो, या यूट्यूब की वजह से बनी देश के अंदर कई यूनिकॉर्न कंपनियां हो, उन सब में इस सस्ते इंटरनेट ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी को यूज में लेते हुए इन्होंने भी जियो ओरिएंटेड तमाम प्रकार के अपने ब्रांड्स लॉन्च कर दिए। इनकी सेवाएं बढ़ती गई। फाइनेंशियल सर्विसेज को निकालकर इन्होंने अलग कर दिया, उसकी बकायदा लिस्टिंग हुई, उसके पर प्राइजेस शेयर की कीमत बढ़ती चली गई। उसी के अंदर इन्होंने ब्लैक रॉक को शामिल कर लिया। साथ ही कुछ ऐसी कंपनियों का एक्विजिशन किया जिसके माध्यम से अपने डेटा का उपयोग करके उन्हें मतलब अपने यूज में लाया जा सके। 2019 में रिलायंस ने अनाउंस किया कि आने वाले 5 साल में वो इसका आईपीओ ले आएंगे। इसी कारण से आज विश्लेषकों की उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि क्या रिलायंस आज होने वाली एजीएम में अपना आईपीओ अनाउंस करेगी। मानना है जानकारों का कि रिलायंस, ये जो जियो इन्फोकॉम है, ये 52,000 करोड़ रुपए का आईपीओ ला सकती है। तो आज जिसकी चर्चा है वो रिलायंस जियो के आईपीओ की है, लेकिन देश में 2 बड़े आईपीओ, रिलायंस जियो और एनएसई का आईपीओ, इस पर सबकी नजरें डली हुई हैं। एनएसई का आईपीओ तो ये हद मचाया हुआ है कि वो केवल न्यूज ही न्यूज से कम 250% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। आप पूछेंगे कहां दे दिया वो रिटर्न, तो अभी वो अनलिस्टेड शेयर में ही बिके चले जा रहा है। रिलायंस जियो का आईपीओ अगर अनाउंस होता है तो वो भी सबसे पहले अनलिस्टेड शेयर में संभवतः बिकने के लिए सबसे तेजी से आगे आएगा। तो आज इनकी 48वीं बैठक है, लेकिन 48वीं बैठक से पहले ही मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपको अनलिस्टेड शेयर खरीदने हो, फिर चाहे वो एनएसई के हो चाहे रिलायंस के जैसे ही अनाउंस होंगे वो आपको पता चल जाएंगे। मैं आपको इनक्रेड मनी का वो ऑप्शन दिखाता हूं जिसको मैंने पहले भी आपको बताया है, लिंक मैंने इसका कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाला है। यहां से आप अनलिस्टेड शेयर्स को, जिनका आईपीओ नहीं हुआ है, उन शेयर्स को ले सकते हैं। फिर चाहे एनएसई, ओयो, एचडीएफसी, बोट, एसबीआई, इन तमाम शेयर्स को आप ले सकते हैं। यहां पर आप
बाकायदा उन्हें बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अनलिस्टेड शेयर्स को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो अनलिस्टेड शेयर है वो अभी 2155 रुपए के अंदर चल रहा है। शेयर प्राइसेस लगभग 2000 रुपए से ऊपर बरकरार है। 3 महीने के अंदर इस 4.52% की ग्रोथ दी है। 1 साल के अंदर 100% ग्रोथ दी है, 99.55% और 2 साल के अंदर 242% इसने रिटर्न दिया है। मतलब अभी आईपीओ नहीं आया, उससे पहले शेयर प्राइस ऐसे चल रहे हैं। तो हो सकता है जियो भी अनलिस्टेड शेयर में उतरकर पहले आए और अनलिस्टेड शेयर में उतर करके वो अपने प्री आईपीओ शेयर प्राइसेस को पहले रॉकेट कर ले। जहां बाजार के लोगों को लगता है कि 52,000 करोड़ का आईपीओ हो सकता है कि ये बहुत बड़ा आईपीओ निकल कर आए, क्योंकि अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर जब एनएसई का शेयर इस कदर चल रहा है तो ये देश का सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड शेयर है इस समय का, जिसको उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में मचाएगा। ऐसे में रिलायंस के साथ भी इस तरह की उम्मीदें जुड़ गई हैं।